नमस्कार। आज चर्चा करेंगे कक्षा 8 इतिहास में पहला चैप्टर जो है कैसे, कब और कहाँ नाम का जो पार्ट है। इसमें जितने बिंदु हैं, जितने पैराग्राफ्स हैं, उसमें क्या उसके मूल तत्व हैं, क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं उस चैप्टर में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास है, इतिहास में बहुत ज़्यादा रुचि भी तो नहीं लेते कोई, तो कैसे, कब और कहाँ, ये है चैप्टर का नाम कक्षा 8 में। तो इसमें जो कब वर्ड है, अगर इस पूरे पाठ को बांटा जाए तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो तारीखें, तारीखों के बारे में कुछ बताया गया है, और दूसरा स्रोत के बारे में कुछ बताया गया है। यानी कि इस चैप्टर को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, तारीखें और स्रोत के रूप में। तारीखों की क्या उपयोगिता है, क्या महत्ता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारे चैप्टर में ही बताया गया है कि तारीखें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं इतिहास में। ऐसा हम देखते हैं कि जो भी इतिहासकार हैं, जब भी कोई इतिहास लेखन करते हैं या कुछ भी इतिहास के बारे में, कोई घटना के बारे में बताते हैं, तो वो इतिहास की जो तिथियां हैं, जो तारीखें हैं, उसके बारे में मुख्य रूप से वो जोर देते हैं कि कौन सी घटना कब हुई थी, कौन से राजा का कब राज तिलक हुआ, उनके बच्चे कब जन्म हुआ उनका, उनके कौन से युद्ध में जीते, कौन से राज्य का उन्होंने अधिग्रहण किया, यानी कि कब उन्होंने किया, इसके बारे में मुख्य रूप से उनका जोर रहता था। तो तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इतिहास में हमेशा इस चीज़ के लिए लोग बोरिंग हो जाते हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी तिथियां रटनी होती हैं और कहते हैं कि इतिहास तो बड़ा बोरिंग है, इतिहास पढ़ने लायक का विषय नहीं है। लेकिन इतिहास के बारे में अगर ऐसी हम धारणा बना लें तो ये गलत है ना, क्योंकि इतिहास में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जिससे हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज़ों का विकास कैसे हुआ है, इसका हम सही सही आकलन कर सकते हैं, सही सही मूल्यांकन कर सकते हैं, और हमें भविष्य में किस तरीके से का बर्ताव करना चाहिए वो हम अपने इतिहास से सीख सकते हैं। यानी कि तारीखों के झाल माल में उलझ करके इतिहास को बेकार सब्जेक्ट मान लेना पूरी तरीके से गलत है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अपने आप में उपयोगी हो सकती हैं। यानी हमें तारीखें बेकार हैं इस चक्कर में इतिहास को ना पढ़ें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि इतिहास की उपयोगिता क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इतिहास की उपयोगिता क्या हो सकती है। फिर हम समझेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास की उपयोगिता क्या हो सकती है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि इतिहास की उपयोगिता क्या होती है, तो सबसे पहले दौड़ते दौड़ते यही कहेंगे कि इतिहास एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं। कोई अगर गलत घटना हुई हो तो उससे हम सीख सकते हैं ना, और गलतियों को हम सुधार सकते हैं। ये चीज़ तुरंत किसी से पूछेंगे तो यही चीज़ बताएंगे कि इतिहास अपने गलतियों का ना दोहराने का एक रूप हो सकता है, एक प्रारूप हो सकता है, एक साधन हो सकता है ना। हिस्ट्री कैन बी ए मीडियम दैट कैन डायरेक्ट अस दैट व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी नॉट डू ना। पहुँच गए। तो इतिहास की ये मुख्य रूप से उपयोगिता हो सकती है। लेकिन ये सब उपयोगिता जानने के बाद भी हमें इतिहास में बोरिंग क्यों होता है? क्योंकि इतिहास में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है इस बात का ठीक से हमें भान नहीं होता है। जैसा कि हमारे पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि इतिहास के अध्ययन में क्या होता है कि विभिन्न समय कालों में, विभिन्न कालखंडों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास की पहली अगर उपयोगिता हम देखेंगे, जैसा कि पहले बताया, पहली उपयोगिता क्या हो सकती है कि अतीत से जानकारियां मिलती हैं हमें। तो पहली उपयोगिता तो ये हो गई। और दूसरी उपयोगिता क्या हो सकती है कि विभिन्न काल क्रमों के बारे में हम जान सकते हैं, विभिन्न काल खंडों के बारे में जानकारी हो सकती है हमें। और क्या उपयोगिता हो सकती है? हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। जैसे
स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे ऐसे सेनानी हुए जिन्होंने इतने अच्छे काम किए, इतना बलिदान किया अपने जीवन का। उनसे हम बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। यानी इतिहास हमारा एक मोटिवेशन यानी प्रेरणा स्रोत का भी काम कर सकता है, प्रेरणा स्रोत का काम कर सकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ी उपयोगिता है। और प्रेरणा स्रोत हम किससे पाएंगे? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जैसे कि हम महात्मा गांधी को उसमें शामिल कर सकते हैं, कार्ल मार्क्स को शामिल कर सकते हैं, जेम्स मिल को शामिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, भगत सिंह जैसे हैं, भगत सिंह को शामिल कर सकते हैं। भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक नास्तिक व्यक्ति हैं, यानी कि भगवान में उनका विश्वास नहीं है, लेकिन भगवान में विश्वास ना होने के बावजूद देश के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। तो हमें इस चीज़ की जानकारी मिल सकती है कि जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है वो राष्ट्रभक्त बहुत बड़ा हो सकता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कथित हिंदू लोग ऐसा कभी कभी कह देते हैं, पेपर में या समाचार न्यूज़ चैनल में सुनने में आता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। यानी वो अपने आप को बहुत कट्टर धार्मिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक है ही नहीं, बिल्कुल नास्तिक है, भगवान में उसकी कोई आस्था नहीं है, कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को एक करने में, अखंड भारत बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसको आज भी याद किया जाता है। तो हमारा इतिहास जो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है? पर्यटन के बारे में। जैसे अभी वर्तमान समय में देखा जाए, जितने पर्यटक स्थल हैं, दिल्ली में लाल किला हो गया, जामा मस्जिद, जितने भी पर्यटक स्थल हैं विभिन्न स्थानों में, महाराष्ट्र में हो गया या दक्षिण भारत में जितने मंदिर हो गए, या कह लें कि उत्तर भारत में जितने पारिस्थितिकी वाले क्षेत्र हो गए, उन सब में अगर दृष्टिपात करेंगे तो पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट, वहाँ सब जाते हैं, घूमते हैं। टाइगर रिजर्व जो होते हैं, पक्षी अभयारण्य होते हैं, या कुछ और भी प्राकृतिक स्थल हो गए, मंदिर हो गए, इस तरीके जैसे बीच हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं। जो ऐतिहासिक महल वगैरह होते हैं, जयपुर में या राजस्थान में बहुत सारे महल हैं। प्रतापगढ़ में भी ऐसे कुछ मंदिर हैं, अपने प्रतापगढ़ में भी ऐसे कुछ मंदिर, कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर पर्यटक आते हैं या आसपास के क्षेत्र वाले आते हैं। अभी वर्तमान में अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो वो भी एक ऐतिहासिक स्थल बन जाएगा। तो ऐतिहासिक स्थल में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, घूमते हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल्स बनते हैं या टीवी में मूवीज़ बनते हैं। जैसे महात्मा गांधी के ऊपर पिक्चर बना, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पिक्चर बना, भगत सिंह के ऊपर बना। जितने भी ऐतिहासिक कैरेक्टर हैं ना, हिस्टोरिकल जितने कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ फिल्में फिल्माई गई हैं। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर इतिहास की उपयोगिता हमें दिखाई दे सकती है। जैसे टूरिज़्म में, TOURISM, टूरिज़्म में हम देख सकते हैं इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता हम फिल्म में देख सकते हैं, फिल्म्स में, पिक्चरों में। बहुत सारी बुक्स छपती हैं इतिहास के ऊपर, बहुत सारे शोध होते हैं। तो इन सभी में हम देख सकते हैं इतिहास की उपयोगिता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इतिहास की क्या उपयोगिता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इतिहास को जो तारीखों के बीच में बांटा जाता है, तो हमारे अध्ययन में, हमारे इतिहास में कौन सी तारीखों का महत्व होता है। दरअसल तारीखों का अपने आप में महत्व नहीं होता है। हम जिस तारीख को ज़्यादा या जिस घटना को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वो तारीख अपने आप में महत्व बनने लगती है। तारीखों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। और तारीख का जब महत्व नहीं है तो इतिहास को पढ़ें कैसे फिर? तो विभिन्न कालक्रम में, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि चाय पीना, किसी को हम देखें गाड़ी से जा रहे हैं, कोई सड़क किनारे चाय पी रहा है, तो हमारे मन में उत्सुकता आ गई कि ये चाय का उत्पादन कब से शुरू हुआ। या रेलगाड़ी से हम सफ़र कर रहे हैं तो हमारे मन में उत्सुकता आ गई कि रेलगाड़ी का बनना कब से आरंभ हुआ, कब से चलना आरंभ हुआ। ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक उत्सुकताएं हो सकती हैं, क्यूरियोसिटी फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स हो सकती हैं। तो उन सब में हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक जो तिथियां हैं उसकी महत्ता बढ़ जाती हैं।
लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि इसी तारीख को ये चीज़ हुआ था, ऐसा संभव नहीं है। तो हम किसी चीज़ का एक समय विभाजन कर लेते हैं कि ये चीज़ इतने समय के बीच में हुआ रहा होगा। जैसे तंबाकू है, तंबाकू भारत में पहली बार कब आया? जब वास्को डिगामा आया था 1498 में। जब पहली बार आया तो पहली बार वास्को डिगामा आया। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने सबसे पहले 1499 में तंबाकू खाया? हम ये कह सकते हैं कि 1498 में आया था तो उसके 1-2 साल के भीतर भीतर हुआ रहा होगा, खाने पीने का उत्पादन का काम हो रहा होगा। जैसे अंग्रेज भारत में कब आया या कंपनी का शासन भारत में कब लागू हुआ, तो कुछ डेट एग्जैक्ट हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी डेटें एग्जैक्ट नहीं हो सकती हैं। और डेट को इंगित करने का भी तरीका सब जगह अलग अलग होता है। जैसे भारत में डेट कैसे इंगित करते हैं? DD, MM और YY ना। जैसे आज लिखा हुआ है ना 23/12/2020, यानी 2 गिनती में दिन को लिखेंगे, 2 गिनती में मंथ को लिखेंगे, 4 गिनती में ईयर को लिखेंगे। और लेकिन अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है? ये जो सिस्टम है ये वाला, ये इंडियन सिस्टम है, भारत में ऐसे लिखते हैं, और ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लैंड में भी ऐसा लिखा जाता है। लेकिन अमेरिका में कैसा होता है? वहाँ पे मंथ पहले होता है, फिर डेट लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। ये अमेरिकन सिस्टम है। लेकिन इतिहास में कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं? जैसा कि पहले बताएं कि कोई तिथि अपने आप में महत्व नहीं होती है। जिस घटना को हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो अंग्रेज़ लोग आए भारत में, तो अंग्रेज़ों ने जो इतिहास लेखन किया, इतिहास लेखन में उन्होंने मुख्य रूप से किस तिथि को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना? जितने भारत में वायसराय हुए, जितने भारत में वायसराय हुए या जितने गवर्नर जनरल हुए, गवर्नर जनरल हुए, जैसे वारेन हेस्टिंग्स हो गए, लॉर्ड रिपन हो गए, हाँ, हट्टन हो गए, और वेलेस्ली हो गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए, माउंट बेटन हो गए। तो जितने लोग गवर्नर जनरल या ये बने, तो उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, उन्होंने क्या क्या काम किए, हाँ, उनके शासनकाल में क्या क्या काम महत्वपूर्ण रूप से हुए, और उनके जो डायरीज़ हैं, उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उसके माध्यम से मुख्य रूप से हम ये जान सकते हैं कि उनके शासनकाल में क्या हुआ। तो ब्रिटिश लोग इतिहास को इनके जो कार्यकाल हैं, गवर्नर जनरल वायसराय कार्यकाल जो हैं, इनके हिसाब से बांटें। एक बहुत सटीक या बहुत सटीक नहीं भी कह सकते हैं, अंग्रेज़ों के हिसाब से सटीक, एक 1817 में एक अंग्रेज़ हुए, 1817 में, स्कॉटलैंड के थे, उनका नाम था जेम्स मिल, JAMES, जेम्स मिल, स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने इतिहास का काल विभाजन किया, 3 भागों में काल विभाजन किया इन्होंने। पहला काल विभाजन था हिंदू, और दूसरा था मुस्लिम, और तीसरा था ब्रिटिश। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अगर इतिहास का काल विभाजन करेंगे तो 3 भागों में कर सकते हैं। पहला हिंदुओं का काल, दूसरा मुसलमानों का काल, और तीसरा ब्रिटिशों का काल। और जेम्स मिल का ये भी मानना था कि जब से ब्रिटिशर्स भारत में आए हैं, अंग्रेज़ भारत में आए हैं, तभी से सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ। उसके पहले सारे भारतीय जो थे बेवकूफ़ थे, सारे भारतीय गरीब थे, सारे भारतीयों का जो संस्कृति था वो ख़राब था, एजुकेशन का लेवल बहुत ख़राब था, सोसाइटी बहुत ख़राब थी। तो जेम्स मिल का ये मानना था कि भारत में अंग्रेज़ों को पूरा कब्जा कर लेना चाहिए, और जितनी भी बेकार चीज़ें हैं भारत से उनको हटा करके जो पाश्चात्य चीज़ें हैं, जो पश्चिमी चीज़ें हैं, वेस्टर्न कल्चर हैं, उसको इस पर अधिरोपित कर देना चाहिए ताकि भारतीय लोगों का भी विकास हो सके। लेकिन ऐसा इनका मानना गलत है, क्योंकि भारतीय लोग बहुत ज़्यादा कल्चर्ड थे। ऐसा हम बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोतों से भी जान सकते हैं। ऐसा हमारे वेद पुराण और बहुत सारी ऐतिहासिक कथाएं, पौराणिक कथाएं बताती हैं कि हमारा इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन इनके हिसाब से समृद्ध नहीं था, जेम्स मिल के हिसाब से। तो उन्होंने 3 पार्ट में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में।
लेकिन क्या ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटना सही है? क्या ये उचित है? तो ये उचित तो नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भारत में हमेशा किसी एक हिंदू, किसी एक मुसलमान का समय रहा हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब से ब्रिटिश आ गए तब से भारत में सब कुछ सही होने लगा। और एक महत्वपूर्ण काल विभाजन ये भी होता है, इतिहास को बांटने का एक तरीका होता है कि 3 पार्ट में बांटते हैं इतिहास को। इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं मुख्य रूप से। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। 3 पार्ट में बांटते हैं। और ये 3 पार्ट में बांटने की परंपरा है। ये प्राचीन मतलब पुराना जो इवेंट्स हैं, मध्यकालीन मतलब बीच का जो इवेंट है, आधुनिक मतलब जो आधुनिक इवेंट है। इसको भी बांटने का जो काम है पश्चिम वाले लोगों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया। उनके हिसाब से आधुनिक काल की क्या कसौटियाँ थीं? आधुनिक काल की कसौटियाँ थी, एक तो स्वतंत्रता रहे, एक लोगों में समानता रहे और लोगों में मुक्ति रहे। मुक्ति का सीधा सा मतलब स्वतंत्रता से ही हो गया। और लोगों में आधुनिक जो विचार हैं, आधुनिक विचार, आधुनिक संस्कृति, इन सब का प्रसार हो, तो ये माना जाता था कि आधुनिक है। और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती थी तो मान लिया जाता था कि वो मध्यकाल में है, यानी कि अंधकार युग में है। अब जो अंग्रेज़ों ने बांटा 3 पार्ट में, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, नए विचार और संस्कृति का प्रसार होना चाहिए। तो क्या जब अंग्रेज़ों ने भारत पे आक्रमण किया या पूरी तरीके से कब्जा लिया, तो क्या उसमें सभी लोगों को स्वतंत्रता मिली? ऐसा हम देख सकते हैं कि सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली। और एक पिक्चर भी है भगत सिंह की, जिसमें ये देखा गया कि एक व्यक्ति पिक्चर हॉल में गया तो उसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो भारतीय था। तो उसके साथ समानता का भी व्यवहार नहीं किया गया ना। पब्लिक प्लेस पे पीट देना, कोड़े से मारना, प्रताड़ित करना, जेल में बंद कर देना। तो मुक्ति भी नहीं थी और आधुनिक विचार भी नहीं थे। क्योंकि इंग्लैंड में क्या था कि जैसे भारत में 1947 के बाद ही जब पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव, तो उसमें सभी महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार मिल गया था। लेकिन इंग्लैंड में सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। तो उस समय जो आधुनिक विचार हैं कि सभी महिलाओं पुरुषों सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, तो वो अधिकार भी इंग्लैंड में नहीं मिला हुआ था। तो इस हिसाब से अगर ये बांटे कि आधुनिक काल तब हुआ जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। कुछ लोग कहते हैं 1757 से आधुनिक काल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये भी धारणा एक तरीके से गलत हो सकती है अगर इस परिभाषा के अनुसार देखें तो, क्योंकि उसके बाद ही ये सारे कत्लेआम मचना शुरू हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो इतिहास का काल विभाजन है, इस तरीके से इन्होंने किया। और बहुत सारे लोगों ने इसको औपनिवेशिक युग भी कहा। ये आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल में चूँकि स्वतंत्रता, समानता, मुक्ति, नए विचार, आधुनिक विचार, ये सारी चीज़ें बहुत सारे इतिहासकार को नहीं दिखाई दी, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार ने इस काल को औपनिवेशिक काल भी कहा। औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनाइजेशन पीरियड या कॉलोनिक पीरियड कह लें। कॉलोनिक पीरियड क्या होता है? जिसमें 4 प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जैसे एक इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। इकोनॉमिक